कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी प्रीतम भाई के रेडी पे खड़े हुए फल से छांट रहे थे। फल तो आपने देख ही लिया, जब कह ही रहे हो कि फल से के छांट रहे थे, वो फल ही छांट रहा था। छांटो के थे हाँ, सारे की जैसे हैं। यह अपना बात सही गई। फल देखने में तो सारे ऐसे लगे हैं, पर कई बार न्यू भी हो जाए ना, ऊपर ते तो देखने में सारे एक से लग रहे हैं, और जब दूर ने ठाका देखा है तो नीचे देखा कोई पक्षी ना खा गया, कोई तोते ना खा गया, कोई कुछ हो रहा। हाँ कई ठीक भी थे, तो उसमें तो थोड़ा सा देखना पड़ा, नहीं तो फिर उसमें खाया हुआ भी आ जाए तो अलग छांटना पड़ेगा। हाँ कुछ फल खराब होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ पक्षियों के जरिए से हो जाए, और कई न्यू हो जाए, ज़्यादा पके हुए भी हो हैं या कीड़ा भी लग रहा हो तो सारा देख दुख के लिए जाएगा। अमरूद को तो कई बार जो है ना पक्षी आधा खा जाए, सारे ना खा जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा रह जाए, उसमें थोड़ा सा रह जाए, और जो मीठे फल होंगे उन पर पक्षी ज्यादा आएंगे, उन्हें ज्यादा खाओ। तो प्रीतम भाई फिर यही छांट मैं ही नहीं करता, या आप भी करते होंगे जरूर। भाई हम भी करे हैं, और जो भाई व्यावसायिक तौर पे फलों की खेती करे हैं, बाग लगावे हैं, उन खातिर ये बड़ी समस्या भी है, क्योंकि उनको बाहर बेचना भी है भाई। जी हाँ, सारा ही खेल बेचने का है प्रीतम भाई। हाँ, और जो भाई सतर्क हैं और शुरुआती दौर से लेकर जब तक फल तैयार होने लग रहा है, खेतों में जावे हैं, पक्षियों ने हटावे हैं, तो उनसे उनकी रक्षा भी करा, अच्छा भाव भी उनसे बाजार में ले ले हैं। तो क्यों ना आज जो है भाइयों के साथ एक चर्चा यह भी करी जाए कि जो ये पक्षी हैं, हमारे पक्षी भी अपने ही हैं, लेकिन वो हमारे फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे कैसे बचाव करा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई कि पक्षी जो हैं फल उत्पादकों के लिए जो है एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। कई खेतों या बागों पर तो देखा है पक्षियों का नुकसान जो है कम रह जाए, पर कुछ उत्पादकों के लिए देखा जाए है, जो कि हमारे किसान भाई हैं, उनके खेतों में पक्षियों की समस्याएं जो हैं काफ़ी हो जाए, और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि फसल का, चाहे वो खाद्यान्न फसल है या फिर न्यू कह लो कि जो बागवानी कर रहे हैं किसान भाई, तो उनके फल हैं जो फसल ले रहे हैं वो काफ़ी नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो इनमें पक्षियों की कुछ तो प्रजातियां देखी गई हैं कि बहुत कम नुकसान पहुँचावे, ना के बराबर, और कई प्रजातियां ऐसी हैं कि जो कि बस उनका तो न्यू ध्यान रहा है भाई सीधे पहुँच लो, बाग कहाँ है, और भाई अमरूद कहाँ है, अम्ब कहाँ है, या और फल कहाँ लग रहे हैं, उनकी तरफ जाएंगे। तो ऐसे में यो लगा लो कि 2 तरह के पक्षी आगे जी। और ये पूछोगे आप वे दो कौन से? एक तो ऐसे जो कि कीट पतंगों को चुग के जो है उनसे अपना पेट भर रहे हैं, हाँ, और एक ऐसे जो कि फसलें हैं, जिस तरह बाजरा है, मक्का है, उनके भुट्टे हैं, उनके दाने चुग के अपना पेट भर रहे हैं। तो दाने वाले तो फिर खेत में ही आवेंगे, हाँ, खेत में आवेंगे भाई। और जो कर आवारा पशुओं से हमारी फसलों ने नुकसान है, यूकरी जो है फलों को नुकसान है इन पक्षियों से। तो बड़े गलत तरीके से भी भाई कई बार इनको जो है कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। हाँ, आपने प्रीतम भाई कंट्रोल की या नियंत्रण की बात करी, तो कई तरीके से करे हैं। तो इसमें कई तरह के तरीकों की जो बात करें, 2 तरीके तो मुख्य रूप से देखे गए। एक तो आ जाए जिसमें कि घातक तरीका हो जाए, और एक गैर घातक। घातक का तो नाम से ही पता लग गया कि पक्षियों ने नुकसान पहुंचावेगा, मार दे हैं, गोली मारे हैं, फंसा लेंगे, धूनी दे देंगे, जहर मारेंगे, या उसका अंडा फोड़ देंगे, घोंसले नष्ट कर देंगे। भाई ये ठीक तो है नहीं। अतीत में भी घातक तरीकों का इस्तेमाल भारत में पक्षी के कीटों को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। पर प्रीतम भाई इसमें भी एक और बात है
हाँ। देखो फसल भी बचानी है और पर्यावरण का हिस्सा है पक्षी, वे भी बचाने हैं। तो ये वो पहले वाली बात नहीं रही कि भी पक्षियां ने देख दे ही मार दो, ये वैसा नहीं है। क्योंकि अब किसी भी पक्षी प्रजाति को मारना जो है अब हमारे देश में, भारत में गैर कानूनी है। और यो नहीं कहा जाता, ना ही हम कहेंगे कि भी पक्षियों को मार के जो है फसलों को बचावें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको और तरीके हैं, उनको अपना लें, जिसके कारण वो कई ग्रानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहावत है कि भाई पक्षी भी बने रहेंगे और फसल भी हमारी बरकरार रहेगी, चाहे वो दाने वाली फसल है भाई, चाहे वह फल वाली फसल है, उसमें आ जाए। तो क्या पक्षियों को बैठा के समझाना है? बिल्कुल समझाना ही पड़ेगा एक तरह से, जो आप कह रहे हैं समझाना नहीं प्रीतम भाई, हमने अपने आप को समझाना है कि किस तरह से हमने खेत में जाना है, किस समय पक्षियों का जो एक तरह से प्रकोप ज़्यादा है, जैसे सुबह के समय, शाम के समय या बीच में, तो उस समय हम अपने आप को दूसरे कामों से अलग से निकाल के हम खेत में रहें। और जो वहाँ पे उनका नियंत्रण करने के लिए जो दूसरे, आपने देखा होगा कई बार पहले खाली बर्तन बजा दे करे थे, हाँ। शोर मचाए करे थे, ताड़ियां बजाए करे थे, हो करे करे थे, ये पटाखे बजा देते, ये पटाखे बजा दे हैं दूर से, जे कि भी वो शोर सुन के भाग जा। तो ऐसे जो तरीके हमने लेने पड़ेंगे, चुनने पड़ेंगे, जिससे कि पक्षी दूर रहें। और एक और है, ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पक्षियों के कुदरती आवास हैं उनके आसपास हम थोड़ा पहले जब बाग लगावें, इन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ थोड़ा बाग उससे हटके लगाए जा, क्योंकि वहाँ लगावेंगे तो पक्षी वहीं रहेंगे, फिर ज्यादातर रहेंगे। एक बात हो रहा है वीरेंद्र भाई, क्या? पहले पेड़े खड़े थे सब जगह, हाँ, यह भी आपने बात सही कह और दी। सारी जगह घोंसले बना लेते अपने ही, बुंदोरे भी चॉइस कम है, उनके बेचारे पास भी चॉइस कम है, अभी आप कह रहे हैं, तो उनने चॉइस के रूप में ये बाग ही दिखा है। हाँ। और उनका बढ़िया रहेगा, वहीं खाना वहीं पकाना, दोनों काम हो रहे हैं, वहीं रहना उनका। हाँ। तो ये भी एक आपकी बात सही है। तो हमने उसका नियंत्रण करने के लिए जो गैर घातक तरीके हैं, जो कि जिस तरह कैसे कहेंगे, उनके निवास स्थान में हेरफेर कर दें, समझ रहे हो। इसके अलावा कीट पक्षी जो प्रजातियां हैं उनके वैकल्पिक भोजन का प्रावधान कराया जाए, उनके पास आ जा, या फिर ऐसा आ जा कि जो संबंधित खाद्य पदार्थ वगैरह हैं, जो पक्षी वगैरह जो है उनको अलग से दिया जाए, दूर दे जाए उनके लिए। हमारा मतलब ये है कि खेतों में पक्षियों का आना जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, वो आकर्षण जो है कम करना पड़ेगा उस तरफ से देखने के लिए। और उसके लिए यही रहेगा कि हम किस किस तरह से क्या कर रहे हैं। जिस तरह निवास स्थान का हेरफेर करें, जो उसमें देखा है कि पक्षियों के पसंदीदा आवास जो हैं उनके निकट फसलों में पक्षियों का नुकसान जो है ज़्यादा हुआ है, तो उससे दूर करें हम। आवास संबंधी हेरफेर में देखा हानिकारक पक्षियों के पसंदीदा आवासों से देखा गया, उसमें कहते हैं घोंसले के शिकार या खिलाने वाली जगहों या भोजन और आश्रय को शामिल हो जाए। या फिर न्यू कह लो कि ये विचार इन आवासों को पक्षियों के लिए कम आकर्षक बनाने के लिए भी, और जिससे कि आसपास की फसलों को नुकसान कम हो सके, ये जरूरी है। और भाई कुछ ऐसे दृश्य जिससे देख के डर जाए, कुछ उल्टा कौवा टांग दिया, कुछ ऐसा कर दिया, अच्छा। है ना, डरावनी धमनियाँ, पटाखे बजा दिए, शोर शराबा, ड्रम या फिर खाली डब्बे हैं, इनको पीट के काम चला लिया। ये कड़ी भाई को गाने बजाने या कुछ भी जो भी भाइयों तो बन पड़े, शोर पैदा करना उसका मकसद है, ताकि पक्षियों को उसकी जो, क्योंकि उनको शोर की आदत नहीं होती, भाग जाए। बिल्कुल से उनको ये रहना कि भी उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और वो अपनी जीवन रक्षा के लिए फिर वहाँ से दूर जाएंगे। हाँ। वो हटेंगे वहाँ से। और एक बार यूँ भी देखा होगा आपने, कई बार देखा नहीं, वो ड्रापा सा खड़े करते हैं। हाँ। या कई बार यूँ भी देखा जाए कि कुछ ऐसी पुनिया सी टांग दे हैं, तारों पे बांध दे हैं, जिससे कि उनके फड़फड़ाहट होगी, शोर सा होगा, वो नहीं आनेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। एक कई तरह से पहला न्यू का गोपिया चलाए करे थे, उसमें एक ईट सी पाले करे, उन्हें घुमा कर रस्सी में छोड़े करे थे, बड़ा शोर करे करा था एकदम से। हाँ। तो उसका इस्तेमाल जो पुराने तरीके हैं वो भी जो है काफ़ी इसमें आ जाए कि किस तरह से हम उनका। अच्छा, कई तरह से यूँ भी देखा जाए प्रीतम भाई कि इसमें जैसे कुछ हिस्सों में पक्षियों को डराने के लिए जो स्वचालित जो यंत्र हैं उनको भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि बर्ड स्कॉरिंग गन जो आ जाए, जो समय समय पे जोर जोर से एक विस्फोटक शोर सा करेगी, इस तरह लगे जिस तरह कोई गोली चल रही है, जबकि वो होता नहीं है ऐसा। तो उसके शोर से ही जो है पक्षी पौधों को, दरख्तों को छोड़ के उड़ जाएंगे और फल जो है वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। और इसी तरह से जो ये भी देखा गया है कि कई बार ये हो जाए, ये नियम लगातार करते रहें तो कई बार ये भी हो जाए कि उन पक्षियों ने उसकी आदत पड़ जाए कि लगातार आप करोगे, ये कहेंगे भाई कुछ नहीं हो रहा है, ये तो फोके फायर हो रहे हैं एक तरह से, तो इसको बचाना है। तो रुक रुक के करें, अदल बदल करके हमने जो है अपनी नीति अपनानी पड़ेगी, तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि पक्षियों को वहाँ से दूर कराया जा सके। इसी में एक और भी कहते हैं कि भी रासायनिक वो आ जाए तरीके भी, जिस तरह जब बीज में ड्रेसिंग कराएं, स्प्रे कराएं, धूल के रूप में इस्तेमाल करें,
तो वो प्रभावी ढंग से पक्षियों को पीछा करते हैं। पर ये फसलों में है, जो कि हमारी बीज वाली फसलें आ रही हैं। जहाँ तक फल हैं उसके लिए हमने जो है पक्षियों के लिए जो आमतौर पर हमने खेतों में खुद जाना पड़ेगा, किसान भाइयों ने, बागवान भाइयों ने, और समय समय पे एक एक पौधे पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन से पौधे पर फल ज़्यादा है, उसके आसपास रहना पड़ेगा, जिससे कि पक्षियों को वहाँ से दूर हटाया जा सकेगा। और भाई फलों की हमारी जो है गुणवत्ता वो बची रहेगी तो बाज़ार में उसका भाव भी मिलेगा, और ये सारी चीज़ें में हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई पक्षी भी ज़रूरी हैं। ऐसी जो हमारे बाग हैं उससे दूर भी कोई जगह उन खातर हो जहाँ उनको पानी मिल जाए हैं या आश्रय मिल जाए, बिल्कुल सही, वो भी भाई कोशिश करें कि मिल जाए उनको। एक बार आपने देखा होगा प्रीतम भाई, कई बार यूँ हो जाए, कई लोग घरों में जो है चिड़ियों के घोंसले बनाते हैं। हाँ, जो अपने आप बनाते हैं, डिब्बे टांगते हैं, काटते हैं, जिससे उसमें घोंसले बने। जो ऐसी सी चीज़ें उन बागों से दूर कहीं बना लेंगे तो उनको एक अपना आवास बनाने की जगह मिल जाएगी। जब उनको आवास नहीं मिलेगी तो फिर जैसा आप कह रहे थे कि भाई वो तो बागों पे ही आएंगे, पेड़ कम हो रहे हैं तो वहीं आएंगे, या उनसे हटके जो है दूसरे जो व्यावसायिक लकड़ी के वृक्ष जो हैं वो लगाए जा सके हैं, जिन पर फल नहीं आते, तो कम से कम घोंसले तो वहाँ बनेंगे उनके रहने के। भाई दाने पानी आश्रय की तलाश सब ने है, तो वो भी ख्याल रखें, और अपनी फसल के लिए जो चर्चा हमने करी है उसका भी भाई जो है लाभ ले सके हैं। तो कार्यक्रम में आगे भी और चर्चा हम करेंगे, लेकिन अब वक्त है एक लोकगीत का। फिर पालन पोषण करने लाग गया, भाई दिन दिन उम्र जवान हुई, हेरे सुंदर रूप बदन गोरा, और चंद्रमा सी शान हुई, पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान हुई, सुंदर रूप गोरा, चंद्रमा की शान हुई, शेर सचेरा कान से लतरी, कभी मिर्चा कभी खोले थी, समझन जोगी शानी होगी, ऊंच नीच ने तुले थी, पिता बराबर समझ ऋषि की, सेवा के मैं डोले थी, ऋषि बोलना चाहे था जब हाजी कह के बोले थी, बोलन में रस आवे तब तेरा रे, बोलन में रस आवे तब तेरा, ये तो सरबत बड़ी जबान हुई, सुंदर रूप गोरा, और चंद्रमा सी शान हुई, पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान हुई, सुंदर रूप बदन गोरा, और चंद्रमा सी शान हुई। आज 16 कला भरपूर खिला, जनो चंदा की वो निहार हुई, साक साक जनो रे देवी आगी, रूप में जयकार हुई, चौड़ा मस्तक सली चढ़मा, तेज म्यान ते बार हुई, फूल समझ के भोरे मुंह को भोरिया की गुलजार हुई, जितनी सुंदर शकुंतला थी भाई रे, जितनी सुंदर शकुंतला थी भाई, ना ऐसी बीच जहान हुई, सुंदर रूप बदन गोरा, और चंद्रमा सी शान हुई, पालन
शीश पे धरने लगा। जवान अवस्था होती आए न्यू भी मन में डरने लगा। शकुंतला रे आश्रम में ऋषि करता तीर्थ फिरने लगा। आश्रम के मलाड लड़े रे, आश्रम के और पढ़ लिख के विद्वान हुई। सुंदर रूप पालन पोषण करण लाग गया। दिन दिन उम्र जवान हुई। सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा की शान हुई। क्या बात। मद जोबन की खिली हुई थी छाया धूप आश्रम में। दूर दूर तक चमके लगे चमके रूप आश्रम में। सातिर चेतन बनी रहना कोई बेवकूफ आश्रम में। शिकार खेलता फिरे था एक आ गया भूप आश्रम में। मंगराम के आंख मिली फिर मंगराम के आंख मिली। जब दान से बेदान हुई। सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा से शान हुई। पालन पोषण करण लाग गया। वो दिन दिन उम्र जवान हुई। सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा से शान हुई। और भाई ये लोकगीत आपने सुना, आवाजें थी पवन गौर और साथियों की। और प्रीतम भाई अब बात करेंगे मौसम की जानकारी पे। तो आज जहां तक अधिकतम तापमान का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 14 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 18.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जहां तक कल के अधिकतम तापमान का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई कल का जो किसानवाणी कार्यक्रम है, कल दिन शनिवार है, तो चर्चा हम करेंगे आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल और नई फसल नई उमंग में औषधीय फूल बेल पत्तर के बाग लगाने में सावधानियां, ये बातचीत भाई कल हम करेंगे। और प्रीतम भाई जहाँ तक ये आज के दूसरी चर्चा का सवाल है तो आज दूसरी चर्चा का विषय रहेगा आज की नसीहत के तहत वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में योगदान। अरे ये तो सारे नंबर ही है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई, इसमें चर्चा की बात है फिर। हाँ, फिर भी विशेष तौर पे ये देखना पड़ेगा कि जो हम जानते हुए भी अनजान बन जाए हैं कि भाई पेड़ जो हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा आप कह रहे थे भाई इसमें कोई विशेष चर्चा की बात नहीं है, पर आपने यूँ भी पता होगा कि पेड़ जो हैं दिनों दिन कट भी रहे हैं। भाई खेता में तो जो खड़े थे भाइयों ने फसलों के मारे काट दिए और शहर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो फिर उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी है, तो आसपास के जो जंगल थे वे भी जो है घटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। वीरेंद्र भाई लेकिन एक बात बताओ, पूरे देखो आप शहर में मतलब एक एक मकान है, उसकी सियामी थोड़ी थोड़ी तो जगह सबके है। यह आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही और आपका इशारा मैं समझ गया कि उस खाली जगह में जो है कम से कम जो है एक एक पेड़ जो है, एक एक वृक्ष जो है, चाहे वो छायादार है चाहे फलदार है, वो लगाया जा सके। और भाई जरूरी ना है घनी जड़ों वाला, अब तो जो है भाइयों को जानकारी ले लें, इतने सारे बगीचे और ये हैं नर्सरी, इसमें कैसे ही पौधा ले लो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर तरह का मिल जाएगा। और प्रीतम भाई पर्यावरण संतुलन की जब बात करें ना, जब प्रश्न उठा है, सारे दुनिया में सारे संसार का एक ज्वलंत प्रश्न बन गया है जी। हर जगह चर्चा रहा है कि भाई पर्यावरण को बचाओ और इसके फायदे अनेक,
क्योंकि जैविक का जैविक कारकों का जो मिश्रण है वही पर्यावरण है। जैविक में तो ये आगे जैसी हम बात कर रहे पेड़ पौधे आ गए, सारे जीव जंतु आ गए, मनुष्य आ गए, सारे इसमें। और अजैविक कारकों में जैसे मिट्टी आ गई, हवा आ गई, पानी आ गया, जिसके ऊपर पेड़ जो है निर्भर करेंगे सारे के सारे। यानी कह लो जैविक कारक जो है अजैविक कारकों के ऊपर जो है वो निर्भर करें। दोनों का जो है आपस में जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, उसे तो पर्यावरण संतुलन बने है भाई। और किसी भी ढाल की प्राकृतिक या आदमी द्वारा जो भी कोई कारण ऐसा बनता है जिससे इसमें असंतुलन बने तो फिर पर्यावरण असंतुलन कहलावा है। मतलब एक टाइम ऐसा होया करता पुराने टाइम में कि भाई खूब हरियाली दिखे थी, गामा में इतने पेड़ होया करते। प्रीतम भाई आपने सही किया, पेड़े इतने हुए थे और इतने घने जंगल थे कि न्यू कह लो ऊपर जो आप जंगल के अंदर बढ़ गए ना तो दिन में भी दोपहर में भी आपने कहीं ऊपर से धूप नहीं नीचे पहुंच पावे थी। और मतलब गामा के बीच में, दो गामों के बीच में कितनी जगह जंगल की इतनी वो थी कि भाई नहीं लगा करता कि कितना लंबा जंगल है, आप दिखा दो, आप कहीं चार पेड़ भी एक जगह खड़े। कारण यही हो गया प्रीतम भाई के आबादी के बढ़ने के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, उद्योग धंधे फैल गए, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत होगी, वाहन भी बहुत हो गए और भाई हानिकारक पदार्थों की भरमार ज़्यादा होगी और विषैले जो कीटनाशक रसायनों का खेती में इस्तेमाल ज़्यादा होया तो ये पर्यावरण प्रदूषण के भी कारक बन गए, मुख्य कारण बन गए। तो अब इसको कम करना है तो हमने पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। हाँ भाई, कुछ तो वाहन जो है, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते भाई सारे मानस साइकिल पे चलने लग जो है ना। हाँ, सही कह रहे, विकास भी करना है भाई, वो तो चल ही रहा है क्योंकि हमारे तो टाइम इतना है। तो कार पे भी आराम से नहीं चलते लोग, उसमें भी जो है इतनी तेज उसने चलेंगे कि भाई मेरा निकटे पहुंचना है। सही कह रहे हैं, जनो बस सारा जल्दी आज यहीं इसी एक व्यक्ति विशेषण है। तो इसमें ये देखा गया है प्रीतम भाई कि पर्यावरण के संतुलन की जो हम बात कर रहे हैं या फिर वृक्षों की जो चर्चा हम कर रहे हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान है। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो हैं हमने पानी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, चारा और बहुत से प्रकार के जो है उत्पाद दे रहे हैं, जिसमें कि औषधीय उत्पाद भी जो हमको काफ़ी इससे मिला है जी। और इसके साथ साथ न्यू भी कहते हैं कि जल संचय का भी एक कारण है जी। और जी भूमि के कटाव को भी रोकने में सहायक है और सूखे और अकाल की जो विभीषिका जा है उसका असर आ जाए उससे भी बचाव या मुक्ति दिलाने में सहायक है। बाढ़ का जो है उसको भी नियंत्रित करें हैं, संतुलन करें हैं उसको भी, और इसके साथ साथ जो है भूमि के कटाव को भी कम करेंगे, पानी की कमी को भी दूर करेंगे, सूखा बाढ़ वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण में हम देख लें तो जो ये सारे का सारे पर्यावरण के ऊपर निर्भर करे है और वृक्षों का इतना भारी योगदान है कि हम उसको गिनवा भी नहीं सकते। भाई हमारे सच्चे साथी हैं, सच्चे साथी हैं, बिल्कुल आपने सही ने कहा भाई। मतलब एक चीज़ नहीं, आप 1000 चीज़ें गिन लो, ये बात ख़त्म नहीं हो सकती कि पेड़ों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदे ही फ़ायदे की आपने बात करी। मोटे तौर पे जो कहें प्रीतम भाई, न्यू कहें कि वृक्ष हमें बहुत कुछ देते और बदले में वो कुछ ना लेते। हाँ, ये तो बनेगी बात भाई, लाइन आपने सही जोड़ दी है जी। और उस आधार पर जो देखें कि लेते तो कुछ नहीं, क्या लेवें कि हमारा सहयोग एक लेवें कि हमने अपने आप आगे आना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा और वृक्षों को जो है बचाना पड़ेगा और साथ साथ हमने लगाना पड़ेगा। हाँ, तो भाई हमने जो है जब हम तरक्की की उस पर दौड़ने लगे ना वीरेंद्र भाई जी, बड़े गड़बड़ हो गई एक कि हम प्रकृति से दूर हो गए। हाँ, यह आपने बिल्कुल सही किया भाई। पेड़े हमने कह देंगे निरी ऑक्सीजन दे हैं बस ना, छाया भी दे हैं, लकड़ी भी दे हैं, फल भी दे हैं, पक्षी बैठे हैं घोंसले बनाने। अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कि भाई बाघों को हमें बचाना है, पक्षियों से उनके लिए भी हमने आवास व्यवस्था करनी है और वो आवास उनका कुदरती आवास तो पेड़ है। अरे आपने देखा होगा पीछे से कोरोना में ऑक्सीजन की कीमत समझ में आ गई। सही कह रहे हो प्रीतम भाई। यार लोग जो है ना तड़पते घूमते थोड़ी सी मिल जाए और साफ मिल जा, शुद्ध मिल जा, शुद्ध नहीं मांगे थे, मिल जाए बस। यह भी आप सही कह रहे हैं कि और जो शुद्ध जो है और मुफ्त में मिलती हो किसी बात है। हाँ, यह आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ तो पैसे से भी नहीं मिल रही थी और यह कुदरती मिल रही है। हाँ, और भाई ऐसी जो ऑक्सीजन है ना मतलब शुद्ध की, आपके फेफड़े भी नहीं कह, अंग्रेजी में क्या करें, थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे भाई। और प्रीतम भाई जैविक संतुलन को बरकरार रखने के लिए इसीलिए आप कह रहे हैं कि वनों का विस्तार बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि वनों का विस्तार करो और विस्तार करने के क्या एक ही विधि है और वो विधि क्या है, काटो कम लगाओ ज़्यादा। और भाई कुछ ना कर सके ना वीरेंद्र भाई जी, एक मानस
एक एक पेड़ डद लगा सके। हाँ, और क्या, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पालना भी है, पालना भी है। मैं यही कहने लग रहा था प्रीतम भाई, लगाना नहीं है, उसकी रक्षा भी करनी है। क्योंकि जब तक हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, फिर कहाँ से बड़ा पेड़ विकसित होंगे, कैसे बढ़ेंगे वो? भाई मैंने एक पेड़ लगाया था और मैंने उसमें अच्छी तरीके से लगाया, उसको नीचे गोबर गाबर डाल के। अच्छा। वो बढ़िया बड़ी तेजी से मैंने उस टाइम तो भी नहीं पता था क्या कहा है वो। अच्छा। घने दिन पुरानी बात होगी। मेरे को ना हमेशा बड़ी खुशी रही। बाद में उसकी छाँ छू होगी खूब, और वो बस अड्डे दौरे था, लोग उसके नीचे नीरे बालक बैठे रहे करते। बैठे रहे करते। गर्मियां में आजकल आगे गर्मियां होगी, देखे किस तरह पेड़ टूट दे फिर कि भी कहीं थोड़ी सी भी छाया मिली। तो भाई जो भाई लगा के देखना चाहे ना, दिल ने भी बड़ी खुशी मिली। भाई तो हमने बढ़िया काम करा। आत्म संतुष्टि जो होगी ना, उसका कोई मोल नहीं है जब उसमें करेंगे। और उसके लिए प्रीतम भाई ये भी हो जाए कि जब पेड़ लगाने लग रहे हैं तो उसमें अब देखो कितने खुशी के अवसर आए हैं। कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई वैवाहिक बातों में आनंद पैदा हो रहा है। बात सही करें तो उस खुशी के अवसर को भी एक यादगार बनाने के लिए पेड़ लगाए जा सके भाई, घर के बुजुर्गों के नाम स्मृति में भी लगाए जा सके, स्मृति में लगाया जा सके, उनके हाथ से भी लगवाए जा सके, उनके हाथ से भी लगवाए जा सके। बिल्कुल। अच्छा, चंडीगढ़ तो आप जाओ कदे कदे? बिल्कुल। तो चंडीगढ़ देखो कि फर्क है सबसे बड़ा कि हरियाली, हरियाली खूब है। फिर एक बात बताओ, ये तो कोई महंगा काम तो है नहीं, ये सरकारी विभाग कितने पेड़े बांटते हैं हर साल? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आज जोड़ने को भाई तुम लगा लो, पेड़े हम देंगे, लगाओ और रक्षा करो उसकी। हाँ। जो उसके साथ साथ रहे। अच्छा, कई भाई न्यू कर ले भाई, मेरे खेत के बराबर में लग रहा है कि पेड़ा लग रहा है, इसके नीचे तो फसल होने की नहीं। भाई कुछ ऐसी फसलें हैं जो छायादार पेड़ों के नीचे भी हो सके ले सके हैं उससे हम। और नहीं, कितनी जगह खेत में ऐसी भी है, कोई कोठड़ा बना रखा है, कहीं टेबल है। हाँ, उसके दौरे भी भाई एक एक दो दो पौधा, ऐसी बात नहीं कि जगह नहीं, रास्ते हैं, गोहोर कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते लगा सके हैं, उसके दौरे लगा सके हैं, है ना। और आजकल तो प्रीतम भाई हर तरह के पेड़ पौधे आ रहे हैं बाजार में। आप जिक्र कर रहे थे, नर्सरी पे चले जाओ, जो खूबसूरत लगे हैं, देखने वाले हैं। यदि खूबसूरती पसंद है भाई, वही पेड़ लगा लो ना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है तो चौड़ी छतरी वाले लगा लो, और फल पसंद है तो भाई फलदार वाले वृक्ष लगा लो। कितने फल उससे मिल जाएंगे साथ साथ आप लगा। तो भाई फायदा ही फायदा है। थोड़ा सा इस तरफ भी भाई सोचें और पेड़ जरूर लगाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई। और प्रीतम भाई एक बात और भी है, जो लगाना चाहो है ना, जिस तरह मैदानी इलाका है, शीशम का लगा लो, आम का, आंवले का, पॉपुलर का, सफेदे का, हर तरह के भांति तरह के पेड़ पर मन में इच्छा होनी चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने। नहीं कह रहे हैं लगाएंगे, पूछ लो। अच्छा, चलो फिर लगाओगे ना भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम भाई, आपकी बात पे यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भाइयों, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई, कार्यक्रम किसान वाणी का वक्त यहीं तक, हमें इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।